हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आर एस मैथ 6G में। आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए जो भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिलेगा वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये सम संख्या है, सम संख्या को 2 से काट देंगे। 2 का पाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 दूनी 14, एक बचा यहाँ पे तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 तीन 6, एक बचा 18 हो गया। 2 नए 18, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और एक बार जाएगा। तो ऐसे 156 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 करना था। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंडों की घातों का योग। तो सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे गुणनखंड करते हैं? 144, सबसे पहले अगर ये संख्या सम होती है तो हम 2 से काटते हैं। यदि 5 या 0 हो तो 5 से काटते हैं, और विषम संख्या हो तो 3 से काट कर देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 3 से नहीं कट रही है तो 7 से काटते हैं। 7 से भी नहीं कट रही है तो इसी तरह से अभाज्य संख्याओं से काटने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से संख्या कट जाएगी। 2 का पाड़ा पड़ो 14 से ज्यादा ले जाए तो 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे। 2 तीन 6, एक बचा 12 हो गया। 2 छाका 12, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, एक 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, तो नई 18, फिर 3 से काट लो 3, फिर 3 से काट लो 1। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से 144 के जो गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इनकी घातों का योग बनाना है तो अभी इनको घात में लिख लो। 2 1 2 3 4, 2 जो है कितनी बार गुणा है? 4 बार। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। फिर इसके बाद 3 का कितने बार गुणा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब घातों का योग बताना है तो लिखेंगे घातों का योग बराबर 4 + 2, कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन में क्या है कि ये जो घातों में लिखा हुआ है, गुणा में लिखा हुआ है, इसका लासा निकालना है। तो लासा याद रखना, तो लासा निकालने के लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात हो उसको भी लिखते हैं और जो सबसे छोटी घात हो उसको भी लिखते हैं। यानी कोई भी जो नया आया हो उसको छोड़ते नहीं हो। ठीक है, तो लासा जो आएगा, तो लासा बराबर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 दोनों में है, एक ही पावर है तो 3 लिख देंगे, और फिर 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही हमारा लासा हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, और गुणे 3 बचे 15, 15 अट्ठे 120, ये हमारा लासा हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे a की पावर 3 b² c और a की पावर 5 b की पावर 3 और c²। अब यहाँ पे अगर लासा निकालना है, अगर इसका लासा निकालना है तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है, सबकी पावर लेते हैं। जैसे a की पावर 3 का a की पावर 5 से कंपेयर करेंगे तो a की पावर 5 सबसे बड़ा है तो a की पावर 5 लिख देंगे।
फिर b की पावर 2 और b की पावर 3 में कंपेयर करेंगे तो b की पावर 3 बड़ी है तो उसको लिख देंगे c, और यहाँ पे c स्क्वायर, c की पावर बड़ी है तो c स्क्वायर लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम या लासा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो आगे बताएंगे। और इसको चाहो तो घातों में भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, जो ऑप्शन में आए उसी तरह से कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इसका हिंदी में लिख दें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर दो संख्याएं मालूम हो और या तो एलसीएम मालूम है या तो एचसीएफ मालूम है, यानी चारों चीज़ों में, दो संख्याएं और लासा और मासा में कोई भी एक चीज़ मिस हो, तो यही फार्मूला लगा के हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए की जगह हम कितना रखेंगे 26, बी की जगह 156 बराबर एलसीएम, एलसीएम क्या है 156 है, लासा एलसीएम 56 है ना 100, तो और एचसीएफ हमें नहीं पता, इसको x मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 26 और 156 में ये गुणे में है ना 156, इसको हम काय में कर देंगे, भाग में कर देंगे, तो x का मान पता चल जाएगा। 56 से 156 से 56 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा 26। ठीक है, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ यानी मासा बराबर 26, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 65 और 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसका मासा ही तो दिया है, ये मासा ही तो है, कह रहा है 65 और 117 के मासा को ये रूप में दिया जाए, तो कहने का मतलब इसका मासा ही निकाल के इसके बराबर होगा मासा। तो हम क्या करेंगे 65 और 117 में कौन बड़ा है j, तो 65 का मासा कैसे निकालेंगे, तो देखिए 65 से भाग कर दो 117 में, तो 65 दूना कितना होता है 130, लेकिन एक के बार जाएगा तो 65 आएगा, घटाओ 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 का भाग करेंगे अब 65 में। ठीक है, पुराना तरीका है, सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 2 हो गया 5 के लिए, 5 हो गया 6 के लिए, एक के बार तो जाएगा, तो 52 फिर से आएगा, घटाएंगे 3 और 1। ठीक है, फिर 52 में भाग करेंगे, 13 चौको 52, 52 से 52 पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, जिस पर पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वही तो उसका मासा होता है। तो मासा कितना आ गया, मासा बराबर 13 आ गया। अब ये जो 13 आया है वो इस नंबर के बराबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ये जो मासा आया है इस नंबर के बराबर है, तो लिखेंगे 65p माइनस 117 इक्वल टू 13। ठीक है, तो 65p माइनस 117 बराबर 13। अब इसको हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, p का मान निकालना है ना, अदर संख्या को उधर भेज दो, तो क्या लिखेंगे 65p बराबर 13 प्लस 117, तो 7 3 10 और 11 में एक जोड़ो 12 और 1 13, 130। 65p बराबर 130 आ गया, तो p बराबर जो आएगा 130 में 65 से भाग कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 65 दूना 130 होता है, तो क्या आ गया 2, p का मान क्या हो जाएगा 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें,
ठीक है, जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, जिसमें नहीं, यहाँ पे जिससे लिखा होना चाहिए, जिससे। ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है उससे इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ऐसी संख्या निकालनी है। तो जब भी हमें पता चल गया बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो इसका मतलब मासा ही निकालना है। और कैसे जानकारी मिली, क्योंकि इससे हम भाग भी दे रहे हैं, इन दोनों संख्याओं में भाग भी दे रहे हैं, तो हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, और जब मासा निकालने वालों में शेषफल बच रहा हो तो उस नंबर को इसमें घटा के उसका मासा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगी वो 70 में 5 घटा दो और 125 में 8 घटा दो का मासा ही हमारी सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका मासा निकालना है तो 70 में 5 घटा दो 65, 125 में 8 घटा दो 117, हमें इसका मासा निकालना है। ठीक है, और इसका मासा निकालना है। तो अब देखिए 65 और 117 कौन बड़ा है, ये जो छोटा होता है उससे भाग करते हैं। ठीक है, तो 65 से भाग करो 117 में, एक बार गया 65 आया, यहाँ पे 7 में 5 गया 2 और यहाँ पे 5, फिर 65 में भाग करो 1 52 आएगा, 3 और 1 13 का भाग करो 52 में, 13 चौको 52, पूरा काम खत्म। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 13 ही हमारा ऐसा नंबर है जिससे भाग देने पर इनमें शेषफल 5 और 8 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन याद रखना क्या, कि जब भी शेषफल बच रहा हो ना, मासा निकालना हो और शेषफल बच रहा हो तो वो शेषफल इस नंबर में घटा के उसका मासा ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा करेक्ट नंबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 और 56 और 91 से विभाजित करने पर, अब इनसे भाग दिया जा रहा है, जो नंबर निकालना है उसमें इनसे भाग दिया जा रहा है, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच रहा है। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है कि जो नंबर दिया होता है उसका हम लासा निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात हो रही है। और दूसरी बात, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इतने से भाग देने पर, तो जाहिर सी बात है लासा निकालेंगे तो उसी में इसका भाग देंगे तो चला जाएगा ना। लेकिन प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है, 7। जब भी लासा वाले सवालों में शेषफल बच रहा हो तो उस शेषफल को लासा निकालने के बाद जितना नंबर आता है उसमें जोड़ देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले इसका हम लासा निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 35, 56, 91 का लासा। इसका लासा निकाल लो, तो 35 और 56 और 91 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। वो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोलते हैं उसको, भाग विधि है। 5 से काटो, 5 सते 35, 56 और 91, ये तो नंबर कटेंगे नहीं। फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 13 सते 91 होता है ना। फिर कितने से काटेंगे, 13 से काट लो 1 और 8 और 1। अब सीधा तुम 8 से भी काट सकते हो, लेकिन चलो हम 2 से ही काटेंगे, 1 4 और 1। 2 से काट लो, 1 2 1, फिर 2 से काट लो 1 1। इस तरह से हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा क्या आ जाएगा, तो लासा बराबर हो जाएगा 5 × 7 × 13 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 13 सते 91 गुणे 5 दूनी 10 और बचा कितना, 2 दूनी 4। अब हमने 5 का 7 में गुणा क्यों नहीं किया, अरे
जो भी 5 वाला नंबर होता है ना, सम संख्या से गुणा करने पर 0 प्राप्त हो जाता है, और 0 होने के बाद बहुत सिंपल बन जाता है। अब इसका आराम से गुणा कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 नई 36 और 0 बढ़ा दो, ये हमारा हो जाएगा क्या, लासा। अब प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच रहा है ना। अभी जो ये नंबर आया है ना, इस नंबर पे इतने से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब 7 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 7 बचने लगेगा शेषफल। ठीक है, तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 36 40, जो आया है ना लासा, उसमें 7 जोड़ देंगे बराबर 36 47। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि परिमेय और अपरिमेय का योग करते हैं तो कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम परिमेय और अपरिमेय का योग करें, गुणा करें या भाग करें, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इस बात को समझ लो। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, अगला है सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं, ऑप्शन में 4 संख्याएं दे देगा। अब उसमें बताएगा कि जो है सहभाज्य जिसमें से कौन सी है, बताइए सहभाज्य है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 का मान 25 है, 4 का मान 9 है और 33 का मान 39 है। ठीक है, और 16 का मान 42 है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो अभी क्विज 5 और 25 इनमें कॉमन गुणनखंड है 5, 4 और 9 इसमें कॉमन गुणनखंड क्या है 1, इसमें 3, इसमें 2। तो कहने का मतलब क्या होती हैं सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो, कॉमन गुणनखंड क्या हो 1 हो। ठीक है, समझ में आ गया। जिनका कॉमन गुणनखंड 1 हो या मासा 1 हो तो वह संख्याएं सहभाज्य होती हैं। इसमें देखा जाए तो 5 इसका मासा है, इसमें देखा जाए तो 1 है, 4 2 से कट रहा है, लेकिन 9 क्या 2 से कट रहा है क्या, नहीं। 9 3 से कट रहा है क्या, 4 कट रहा है क्या, नहीं। तो इनका मासा 1 है, इसका मासा 3 है, इसका मासा 2 है। तो जिसका मासा 1 होता है वही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पीछे 2 क्वेश्चन जो ऑप्शनल थे उसको ऐसे ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 530 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी गुणनखंड कर लो, 25 20 का गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 0 है, हम 5 से काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा 2 में तो जाएगा नहीं, 25 लेंगे, 5 5 25, और फिर 5 का पहाड़ा 2 में करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम 0 रखेंगे। 5 चौको 20। बात समझ में आ गई ना। अब हम 5 से तो नहीं काट सकते हैं, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छाक 12, फिर 2 से काटो, 2 छाक 12, फिर 3 से काटो, मतलब 2 3 6। फिर इसके बाद हम 3 से काट सकते हैं, 3 2 6, 3 1 9 3, फिर 3 से काट लो, 3 7 21, फिर 7 से काट लो, काम खत्म। इस तरह से हमें 25 और 20 का ये जो है 25 20 का लासा मतलब वो गुणनखंड कर दिया। अब इसके बाद 10 530 इसकी गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, लास्ट में 0 है, हम 5 से काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ो 10 से ज़्यादा न जाए, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 का पहाड़ा 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। एक साथ डबल अंक में भाग नहीं करते हैं, सिर्फ एक में ही करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 30 में नहीं 3 में नहीं जाएगा, तो 30 से हो जाएगा। 5 6 30, 0 बढ़ा के ही 6 लिखेंगे, क्योंकि भाग नहीं जाने पर 0 लगाते हैं, फिर बाद वाला अंक ले लेते हैं, तब 5 का पहाड़ा पड़ता है।
अब ये 5 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 एक कम 2। अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे आ गया 10, 2 का पहाड़ा 10 से ज़्यादा, 2 पंचे 10, 2 तीन 6। अब ये कितने से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से काट लो। कैसे जाना 3 से कटेगा, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 से कटता है ना। 3 का पहाड़ा 10 से ज़्यादा रहना है, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 एक कम 3 फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 कम 3, 2 बचा 21, 3 सते 21। अब ये क्या 3 से कटेगा, हाँ जरूर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा 27, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब ये कितने से कटेगा, 13 से। इस तरह से हमने गुणनखंड कर लिए है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 25 20 के गुणनखंड लिख दो, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको हम पावर के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, चलो हम इसके साइड में ही लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। 5 तो एक बार है, 2 कितने बार है, 3 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है, फिर 7 है। ठीक है, एक पावर लिखना जरूरी नहीं होता है। फिर इसके बाद 10 5 30 के गुणनखंड लिख दो, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। इसको भी तो 5 गुणे 2 एक के बार है तो 2 को लिख दो, फिर इसके बाद 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 की पावर 4 हो जाएगा गुणे 13। ठीक है, अब ये हम घातों के रूप में लिख लिए हैं। अब इसका हम सबसे पहले लासा निकालेंगे, मासा निकाल दो पहले। तो मासा बराबर क्या आएगा, मासा निकालने के लिए क्या होता है, तो जो दोनों में होता है वही हमारा मासा होता है। अब दोनों में जैसे 2 भी है, इसमें भी 2 है। रही बात घातों के लिए, तो जो सबसे छोटी घात हो उसी को हम मासा में लिखते हैं। ठीक है, तो 5 तो 5 बार एक के बार है तो 5 लिख दो। 2 में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, तो 2 ही लिख दो। ठीक है, 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की पावर 2, फिर 7 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे, जो दोनों में होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो गुणा करो 10 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा, 90। 90 हमारा मासा हो जाएगा। फिर इसके बाद लासा निकालते हैं। लासा निकालने के लिए क्या होता है, तो लासा देखिए जो दोनों में हो या ना हो सबको साथ में लेकर चलना है। लेकिन सब दिक्कत ऐसी होती है कि जब से मतलब जैसे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो क्या लिखें। ठीक है, तो याद रखना लासा लासा एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, बड़ा नंबर होता है जिसमें अदर संख्याओं का भाग करते हैं, वही तो लासा होता है। तो बड़े नंबर की वजह से इसमें बड़ी वाली घात लिखा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 3 की पावर 4 को लिखेंगे, 3 की पावर 2 को नहीं लिखेंगे। समझ में आया ना। तो इसमें बड़ी वाली घात लिखी जाती है जो दोनों में हो, और जो केवल एक में हो उसको भी लिख दिया जाता है। तो 5 दोनों में है, 5 को एक बार लिखेंगे। 2 की पावर बड़ी क्या है, 3, उसको लिख देंगे। 3 की पावर बड़ी क्या है, 4, 3 की पावर 4 लिख देंगे। और इसमें क्या नहीं है, 7 है, और इसमें 13 है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 पन 40 गुणे 3 की पावर 27 का मतलब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81। ठीक है, और 13 सत्ते 91 होता है ये। इसका पूरा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 8 4 एकम 4, 4 बटे 32, इतने में गुणा 91 का कर देंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 32 40 का गुणा 91 से करना, 1 का गुणा करोगे तो इसी के नीचे आ जाएगा 9, 0 आएगा, 9 चौका 36, 36 के 6 से लगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 2 9 3 27 28 29, कितना हो जाएगा
29, 0 4 8 4 9 2। आंसर हो जाएगा 294840। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह कुछ भी नंबर हो सकता है। तो सारे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को। ठीक है, हम 2 टाइप के क्वेश्चन हैं ये सिद्ध करने वाले, दोनों टाइप के यहाँ पे बता देंगे, बस वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वरना इनफिनाइट हो जाएगा फिर। तो P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अब हम इसको आगे प्रूव करेंगे। तो अभी तो हमने सहभाज्य माना है, लेकिन ये दोनों संख्याएं किसी एक ही नंबर से कट रहे होंगे। जब कट रहे होंगे तो जो हमने माना था वो गलत हो जाएगा, फिर यही लिखेंगे ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः जो आप कह रहे हो वही सही है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इतना बात समझ आ गई। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। सारे सवालों में इस टाइप के ऐसे ही करना होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर P² / Q²। Q² को इधर ले आओ तो 2Q² बराबर P² हो जाएगा। अब देखिए, Q² कोई नंबर है, उसमें हम 2 का गुणा करते हैं तब P² प्राप्त होता है ना। इसका मतलब क्या है, अगर 2 से भाग P² में दिया जाए तो हो जाएगा ना पूरा। हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज दो बार लिखना है, अभी देखना, एक बार लिख दिया। अब हम P, अगर P में 2 से भाग दे रहे हैं तो कट रहा है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कोई चीज m मिल रहा है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, 2m। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, P का मान लिखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ऐसे विधिवत तरीके से करना है सवाल। तो यहां पे क्या है, 2Q² = 2m², 2m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर 4m²। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, Q² बराबर 2m²। ये सेम इसी रूप का जैसा मिल गया ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, m² में अगर 2 का गुणा करते हैं तो Q² मिलता है। इसका मतलब अगर Q² में 2 का भाग करें तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि 2 इसका गुणनखंड ही तो है। तो लिखेंगे Q² 2 से विभाज्य है। इस स्थिति को देखते हुए तो ये तो आराम से लिख सकते हो। तो इस जब स्क्वायर कट रहा है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि 2 एक अननोन नंबर है, जब स्क्वायर कट रहा है तो जाहिर सी बात है वैसे भी कटेगा। ठीक है, तो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखा तुमने
P तथा Q, चूंकि P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। और हमने क्या माना था? सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, हाँ, तो P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य है। यहाँ पे हमने सहभाज्य संख्या मानी थी और यहाँ दोनों 2 से कट रही हैं, तो यही तो है। परंतु इसके अब लिखेंगे क्या? परंतु यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है या हमारी कल्पना के विरुद्ध है। विरोधाभास है कि A तथा B, A तथा B सहभाज्य संख्या है। बात समझ में आई ना? यह विरोधाभास है कि A और B सहभाज्य संख्या है। या तो ये भी लिख सकते हैं, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है कि A और B सहभाज्य संख्या है। अभी हमने सहभाज्य संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे दोनों से कट रही हैं, दोनों 2 से कट रही हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, परंतु यह विरोधाभास है कि A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गई? तो इसी तरह से एक रूल के हिसाब से काम करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे फिर। ठीक है, चलिए, एक टाइप का हो गया सवाल। अब इसी टाइप में एक और सवाल है जो हम दूसरे टाइप से लगाते हैं, मतलब कहने का वो थोड़ा सा अलग है, सिद्ध करना है ऐसे ही। चलिए, एक उस क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, ये दूसरा टाइप का सवाल है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो 6√3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। और यही चीज वहां पे भी लिखा था, वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये सेकेंड टाइप का सवाल है। इसमें करने का एक ही मकसद होता है कि अंडर रूट वाले नंबर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? √3 को इधर रखेंगे, 6 गुणे में इधर भाग में जाएगा, P/6Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक है तो P/6Q एक परिमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं? जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को बराबर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? तो √3 इज नॉट इक्वल टू P/6Q। परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के।
अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। इसमें और भी ऊपर लिख सकते हैं कि ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसको हम लैंग्वेज नीचे वाले जो होती है ना, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। एक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक मिनट, एक सवाल और रह गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बता देते हैं। ठीक है, इसी टाइप में है, थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं। चलिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, माना 5 - एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पे करना क्या होता है, अंडर रूट वाले नंबर को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ करना होता है, ये इसका रूल बनाना है। ठीक है, तो माइनस का √3 बराबर p/q, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम माइनस को उधर भेजेंगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएंगे, या माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो 5 - p/q हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। √3 बराबर, हर बराबर करेंगे तो q का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q - p/q। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी थी। क्या? p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। और जब पूर्णांक है तो 5q - p/q, पूर्णांकों को जोड़ घटा के गुणा भाग जो भी करें वो परिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है या होगी, तो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहले चैप्टर के A to Z सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे वाले जो चैप्टर हैं उनकी भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, धन्यवाद।